हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरी सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मयूरी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग आईएससी 2023 का 2023 का स्पेसिमेन पेपर जो दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, मतलब ए टाइप के सारे एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर आए। ठीक, फिर क्या हो, अगर बी टाइप का रिलेशन कोई आ रहा है तो ए टाइप का भी रिलेशन हो उसमें। ठीक, फिर ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर बी टाइप का रिलेशन हो, ए टाइप का रिलेशन हो, तो सी टाइप का रिलेशन हो, तो सी टाइप का भी रिलेशन उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बी के बीच में जो रिलेशन दे रखा है, ए और बी का सम क्या है, इवन इंटीजर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अगर दो इंटीजर्स ले ले, अगर हम 1 और 3 ले ले, ठीक है, तो a प्लस बी का सम अगर हमें इवन इंटीजर दे रखा है, यानी कि ऐसा पेयर होगा इसके अंदर, तो अगर 1,1 ले, 2,2 ले, 3,3 ले, तो ये सारे आ रहे हैं, है ना। -1,0 ले ले, है ना, सॉरी 0,0 ले ले। ठीक, फिर क्या ले ले आकर के -1,-1 ले ले, तो सारे इसके अंदर इवन ही आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यानी इस टाइप के रिलेशन तो इसमें आ रहा है। ठीक, अब देखिए सबसे सिंपल सा ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखिए इसमें 1,1 की टाइप के रिलेशन आ ही नहीं पाएंगे, 2,2 टाइप के रिलेशन आ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही नहीं सकता। जब रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। अ कार्ड सेट हैव द 50 कार्ड। एक सेट है उसके अंदर 50 कार्ड है, यानी 1 से लेके 50 तक का नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इधर बोल रहा है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, नेचुरल नंबर तो पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब fx एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन है, तो अगर हमने यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कार्ड ऑफ नंबर x, fx से एक आउटपुट निकल रहा है कार्ड ऑफ नंबर x। अगर हमने f1 लिया तो हमें कार्ड क्या 1 मिलेगा, 2 भी लिया तो 2 मिलेगा। ऐसे करते करते सिर्फ हमें 50 आउटपुट मिल पाएंगे, बाकी नेचुरल नंबर सारे छूट जाएंगे हमारे पास। तो इट मीन्स क्या है हमारे पास, क्योंकि 50 से ज्यादा हम इनपुट ही नहीं कर सकते, तो ये रिलेशन तो ऐसा आ रहा है, ये फंक्शन तो ऐसा आ रहा है कि एक इनपुट रखने पर एक ही आंसर आ रहा है, यानी 1,1 तो है बट ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूट जा रहे हैं। तो 1,1 है बट नॉट ऑन टू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स 3। देखिए tan इनवर्स 3 तो बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू होती कितनी होती है, π/3। माइनस सेकंड इनवर्स माइनस लिखा हुआ है, तो इसको पाई माइनस, इसको लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये π/3 माइनस पाई प्लस सेकंड इनवर्स 2। अब 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 2 पढ़ा रहने देते हैं, और 2 भी सेकंड इनवर्स 2 भी कितना होता है, π/3 होता है। इट विल बी 2π/3 माइनस पाई हो जाएगा, तो माइनस का π/3 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है a की पावर n चाहिए, तो पहले a स्क्वायर करके दिखा लेते हैं। तो 1 0 b1 और फिर इंटू 1 b 0 1, ऐसे करके हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, तो पहला 1 बचेगा, सेकेंड क्या बचेगा 2b 0 1। फिर इसी तरह से b क्यूब करेंगे तो 1 3b 0 और 1 बचेगा। तो ऐसे करके यानी क्या आ जाएगा, एट द लीस्ट यहाँ पे आखिरी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक पैटर्न फॉलो करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि ये 3 इसमें से कॉमन मिला 3i, तो a का डिटरमिनेंट तो 3 मिला। तो आप ध्यान रखिए, a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो चाहे a का डिटरमिनेंट हो, दोनों से आंसर सेम आते हैं। तो इट विल बी आंसर नंबर सी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए 2 डिटरमिनेंट इन्होंने ब्रेक कर दिए। तो यार अगर देखें तो इस फॉर्मेट में ब्रेक हो पाएंगे। एक्स वाई जेड इधर तो आ गया, यहाँ 1 2 3 हो गया, प्लस यहाँ पे आएगा ए बी सी, यहाँ पे आएगा a 2a 3a और यहाँ पे 1 2 3। तो इसमें से अगर एक कॉमन ले ले तो a b c 1 2 3 1 2 3। तो जब 2 रो इक्वल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स और ये दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं देखूँ साइन इनवर्स x तो इधर ठीक है, इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स y लिख देता हूँ। तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स x साइन 90 माइनस साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स y हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स x एज इट इज तो लिखा हुआ है, अब ये क्या हो जाएगा
इसको साइन में बदलना हो तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ ये साइन बोथ साइड अप्लाई कर देंगे तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करें 2y dy बाई dx इक्वल टू 0, तो dy बाई dx की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँ तो माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे काम करते हैं 4 एक्स कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसको कैंसिल कर देंगे, 1 बाई एक्स बचेगा, तो एक्स पे डिसकंटिन्यूटी लाएगी ओनली 1 पॉइंट। बट ध्यान रखिएगा उसने आपको क्वेश्चन ये नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन ये दिया है, तो आपको कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो इस फॉर्म में आएगा, तो इससे कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलते हैं, 1 2 और 3। ऐसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वही होते हैं जहां पे फंक्शन को समस्या हो जाए। तो समस्या कहां पे हो रही है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू -2 पे। तो कितने पॉइंट है जहां पे समस्या हो रही है, 3 पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या बोल रहा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें आकर के यहाँ पे दे रखा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी बतानी है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम बता सकते हैं यहाँ पे। तो डिग्री के लिए ऑर्डर तो ये क्या हो जाएगा, जितना मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट होगा। बट देखिए यहाँ पे ये लॉग के अंदर ये d2y बाई dx स्क्वायर ये फंसा हुआ, ठीक है। जब कभी भी डिफरेंशिएशन फॉर्मेट साइन के अंदर, लॉग के अंदर, e की पावर के अंदर फंस जाए तो हम डिग्री उसकी बता नहीं सकते, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। फिर हमारे पास क्या कह रहा है कि ये वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, पी नॉट अंडर कंडीशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अंडर कंडीशन बी नॉट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अच्छा ये क्या होगा, ये जो होता है ये पूरे बार का होता है, ठीक है, पूरे कॉम्प्लीमेंट का होता है। अब अगर लाइन हम बदलेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ सकता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे लाइन बदल जाएगी, ये देखो सिंबल बदल जाता है। देखिए ये बड़ा सिंपल सी बात है, अगर इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला, द व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये कुछ नहीं होता, ये ए कोमा ए सबसे छोटा रिलेशन होता है, बी कोमा बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, लिख सकते हैं। फिर अगला कह रहा है कि यहाँ पे के एक फंक्शन है, एक्स का के की वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसके इनटू में हम 1 ले लेते हैं, log 2x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर डालेंगे, फिर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log 2x करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर डालेंगे, फिर इधर dx बचेगा। अब यहाँ पे log 2x इंटू एक्स बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे 1/2x इंटू 2 बचेगा, इंटू एक्स, ये सब कैंसिल होके 1 बचेगा। फाइनली क्या बच रहा है, log 2x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो x की यहाँ k की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। एक बॉक्स में क्या है, ऐसे करके हमारे 50 टिकट है। अच्छा हमें एक टिकट चाहिए रेंडमली, टिकट हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 7। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसी डिजिट हो सकती है जिसका ऐसा नंबर हो सकता है जिसकी डिजिट का सम 7 हो, तो 17 हो जाएगा, ठीक। और कह रहा सम ऑफ डिजिट इज 8, तो ऐसे कितने हो सकते हैं, ये गिवन है पहले से, कह रहा कि ये तो पहली बात से पहले से गिवन है। तो 0 8 हो सकता है, 1 7 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 2 6 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 3 5 हो सकता है, 35 हो सकता है, फिर 44 हो सकता है, ये हो सकता है। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ये मान लिया सपोज ए था और ये बी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, और कह रहा है बी पहले से गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर कंडीशन बी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी मतलब अगर हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो दोनों का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 7 आ रहा है, तो यानी 1/50 हो जाएगा। और फिर अगर बी ये देखें तो बी में कितनी कंडीशन है, 5 है, तो 5/50 हो जाएगा, 50 कैंसिल, तो 1/5 इज द आंसर। इसका आंसर क्या कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ए स्पीक्स ट्रूथ 60%, बी स्पीक्स ट्रूथ 90%, इन व्हाट परसेंटेज केस आर दे लाइक to contradict each other in the
सेटिंग द सेम फैक्ट। क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर हमारे पास सेम फैक्ट बोल रहे हैं, अगर हमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी चाहिए, मान लीजिए ए झूठ बोल रहा है ना, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट की बात कर रही है ना, तो ठीक है ए झूठ बोल रहा है, बी नहीं बोल रहा है, फिर ए नहीं बोल रहा है झूठ, बी झूठ बोल रहा है, उसके बारे में बात, या फिर ए झूठ बोल रहा है, बी सच बोल रहा है, ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, तो ए का इसका कितना आ जाएगा, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी सच बोलने की कितनी 60 है, तो 40/100 हो जाएगी, इनटू यहाँ पे किसकी हो जाएगी, इसकी बी की कितनी हो जाएगी, अब ये बी सच बोल रहा है और उसको झूठ, तो 90/100 हो जाएगी यहाँ पे आकर के, प्लस यहाँ पे कितना ए सच बोल रहा है तो 60/100 और बी झूठ बोल रहा है तो 10/100, कॉन्ट्राडिक्ट करा दिया हमने इनको। अब देखिए इससे कैंसिल कर लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, एलसीएम यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा आकर के 42 अपॉन में 100 बचेगा, तो परसेंटेज चाहिए तो यानी कितना बचेगा 42% यहाँ पे केस होगा कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि y इक्वल टू इतना दे रखा है dy/dx चाहिए, तो हम y स्क्वायर कर लें तो क्या बचेगा sin x प्लस y, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y, y का करेंगे तो dy/dx, sin x का करेंगे तो कितना बचेगा cos x बचेगा, फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब इसको 2y माइनस 1 dy/dx इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, cos x लिखा जा सकता है, तो अब dy/dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है, ये dy/dx आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, द पॉइंट ऑन द कर्व, दिस कर्व विच एब्सिस एंड ऑर्डिनेट आर चेंज विद सेम रेट, यानी dy/dt इक्वल टू कितना है, dx/dt बोल रहा है, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि dy/dx जो होगा वो 1 के बराबर होगा, कैसे dt नीचे कैंसिल होगा, dy/dx किसके बराबर 1 के बराबर होगा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 2y dy/dx इक्वल टू 4 मिलेगा, ठीक है, तो यानी अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो dy/dx तो 1 हो गया, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, और जब y2 है उस समय y2 है तो उस समय कितना होगा, x की अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो 4 इक्वल टू 4x प्लस 8, तो कितना आ जाएगा वैल्यू -1, तो ये पॉइंट मिल गए हमको आकर के, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है आकर के, हमें f इनवर्स चाहिए, तो बड़ा आसान है, y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो पहली बात हमें ये बताना पड़ेगा f इनवर्स निकालने से पहले फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, तो यस गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन 2, तो हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये इसका इनवर्स होगा, ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ x कितना होगा हमारे पास, x प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि डोमेन एंड रेंज, तो इसको कोई समस्या नहीं, आप कोई भी नंबर रख दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो डोमेन भी क्या हो जाएगी रियल नंबर, रेंज भी क्या हो जाएगी रियल नंबर, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, f बी द फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, द लाइन इक्वेशन इज दैट इज द टेंजेंट ऑफ द f, कोई बात नहीं, कोई टेंजेंट है ये रही ऐसे करके, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए f'4 चाहिए, तो हमें y इक्वल टू समझ लीजिए fx था हमारे पास, तो अगर हमने dy/dx लिखा तो यही तो f' होगा, dy/dx लिखा तो यही तो f' होगा, और अगर dy/dx f' के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, यही तो स्लोप होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है 6 है ना, तो इसका मतलब f' कितना होगा 6 के बराबर, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो f'4 भी कितना होगा 6 ही होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। फिर हमसे क्या कह रहा है कि f(4) कितना होगा, अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम फंक्शन निकाल ले तो हम निकाल सकते हैं, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो पॉइंट यहाँ पे है ना वही तो कर्व पे है और वही लाइन पे है, तो इसका मतलब अगर मैं x की जगह पे 4 रख दूं इस लाइन में तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी कितनी 23, और वही सेम पॉइंट होगा f(4) की वैल्यू होगी, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें चाहिए, हम अब देखिए समस्या क्या है, log x फंसा हुआ है, हम लेट कर लेंगे किसको, log x को t लेट कर लेंगे, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx कितना आएगा x आएगा, तो dx इक्वल टू dt अपॉन x हो गया, ठीक है, dx इक्वल टू dt अपॉन x हो गया, सॉरी ये 1/x आएगा, ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या होगी x इंटू dt होगी, अब x इंटू dt होगी, इट मीन्स x की वैल्यू क्या है e की पावर t dt, अब यानी क्वेश्चन किस में बदल गया, e की पावर t sin t प्लस cos t dt,
अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x और इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx इक्वल टू e की पावर fx प्लस c। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे fx कौन है, साइन x है ना, fx कौन है, साइन x है, और f डैश x कौन है, cos x है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, सॉरी f ऑफ t कौन है, ये, तो e की पावर t साइन t प्लस c होगा। तो e की पावर t किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और साइन t कितना, साइन log x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसको आइलेट कर लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, f ऑफ a प्लस b से, f ऑफ a से b पे f ऑफ a b क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, इस पे लगा देते हैं। तो इसको i ले लें और इसी पे प्रॉपर्टी लगा दें, क्या बचेगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a साइन का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 में देखिए a प्लस बी करेंगे तो 0 प्लस 90 90 होगा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, फिर cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन जो होगा वो कॉस हो जाएगा, है ना, साइन जो कॉस होगा और कॉस जो होगा वो साइन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके बाद ये dx, अब इस क्वेश्चन को ही आई ले लिया था, हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नई स्लाइड पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है हमें। देखिए बड़ा सिंपल सा दे रखा है क्वेश्चन, कि हमें दे रखा था 0 से लेकर के π/2, फिर बोल रहा है a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या लगा देंगे, बाई प्रॉपर्टी कौन सी, a टू b f ऑफ x dx। अब ये क्या हो जाएगा, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 टू π/2। अब जैसे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये a साइन 90 माइनस थीटा होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, साइन प्रॉपर्टी लगाने पे 90 माइनस एक्स होगा, आप लिखना चाहे तो लिख दें, ये cos x बचेगा प्लस b साइन x बचेगा। सिमिलरली डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos x प्लस साइन x dx। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने पर इक्वेशन 1 प्लस 2 कितना बचेगा, 2i बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन x प्लस कॉस x। बट अगर हम ऊपर देखें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो a कॉमन मिल जाएगा, a प्लस b पूरे में से कॉमन मिल रहा है, और क्या बचेगा हमारे पास, साइन x प्लस कॉस x, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे, 0 से लेकर के π/2 2i dx हो जाएगा। क्या बचेगा, 0 से लेके i a प्लस बी। अब π/2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 लिखा है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक। अब क्या बचेगा, i की वैल्यू कितनी बचेगी, 2i, तो ये बचेगा a प्लस बी इंटू π/2। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो यानी क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा π/4। क्लियर है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का है, तो 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे पढ़ा रहने देते हैं, हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ वाला जो x होगा कैंसिल हो जाएगा, और पूरी इक्वेशन को 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास dx लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिएगा, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, कर दिया इंटीग्रेट। अब देखिए इसको 1/x dx तो अलग लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये log x लिखा हुआ है, log x बाई x dx लिखा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy लिखा हुआ, टेंशन ही नहीं लेना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब देखिए ये लिखा है, लिखा रहने दीजिए, इसको log x ऐसे लिखते हैं। और अगर देखिए अगर मैं d ऑफ log x करूं तो d ऑफ log x कितना हो जाएगा, 1/x dx हो जाएगा। तो यानी ये d ऑफ log x लिखा जा सकता है, और ये कितना हो जाएगा,
tan इनवर्स y प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर इक्वल टू में सी लिख लें। अब देखिए log x हो गया, तो जैसे x ऑफ dx क्या होता था, x स्क्वायर बाई 2 होता है ना, वैसे log x ऑफ d log x क्या होगा, log x का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल टू सी लिख लीजिए, चाहे इस तरफ सी लिख लीजिए चाहे उस तरफ लिख लीजिए, तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अभी देखिए आईटीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो देखिए हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती थी, क्या होती थी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस में माइनस आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लगा देते हैं फॉर्मूला फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बचेगा। इसको इधर कर लेंगे, ये बचेगा, cos उस तरफ भेज देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा cos अल्फा। अब cos अल्फा को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो माइनस का क्या बचेगा, cos अल्फा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा बचेगा। यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा को इस तरफ भेज देते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, और बाकी सारी चीजें इस तरफ उठा लाते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट में दे रखा है हमें ये प्रूफ करना। कोई बात नहीं, बहुत आसान काम है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ठीक है, या फिर आप पावर लिखिए तो हम लॉग ले लेते हैं आगे। तो लॉग लेने से क्या मिलेगा हमें आकर के, लॉग लेने से फायदा क्या मिल जाएगा कि बचेगा हमारे पास लॉग y इक्वल टू एन लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y का करेंगे तो कितना बचेगा, dy बाई डी एक्स, और ये n एज इट इज है। लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो ये सब बहुत बार मैंने करा रखा है, तो ये 1 प्लस इसका आएगा 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे करके आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, फाइनली देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दूं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं ना, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दूं, y इधर भेज देता हूं और इसको इस तरफ ले आता हूं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एन वाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ती है, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तब इसको छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो कितना बचेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर देखिए अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को का किया तो कितना बचेगा, 2x, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज बचेगा इक्वल टू एन स्क्वायर। पावर कितनी दे रखी है, 2, इसको क्या कर लेंगे, 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब बोथ साइड कॉमन क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास आकर के, देखिए हमने dy बाई डी एक्स और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वाई बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में करा रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको करना है। पहली बात, मॉड के अंदर क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब मैं इसमें से एक्स कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया, तो एक्स माइनस 1, फिर क्या बचेगा एक्स प्लस 1। तो यानी इससे वैल्यूज क्या क्या मिलनी, एक तो इससे 0 मिल रहा है मुझको, इससे मुझको 1 मिल रहा है और इससे मुझको -1 मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं 1 से बड़ा कुछ भी रखूं तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, यानी 1 से लेकर के 2 के बीच में इसको कोई इफेक्ट नहीं, 1 से लेकर के 2 के बीच में कोई इफेक्ट नहीं। तो हम 3 पार्टीशन में तोड़ने जा रहे हैं इस इंटीग्रेशन को, 1 से लेकर के 2। ठीक है, और यहाँ -1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लस सेकेंड पार्टीशन क्या होगा, 0 से लेकर के 1, फिर 1 से लेकर के 0। अब देखिए इसके बीच में जब इधर तो पॉजिटिव होने वाला और यहाँ पे 0 से 1 के बीच में क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। तो आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, आप 0 से 1 के बीच का हाफ रखेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव, दैट्स व्हाई निगेटिव हो जाएगा। फिर आप 0 से -1 के बीच में आप कोई भी नंबर रख लें, फॉर एग्जांपल -1/2 रख दें तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये नंबर पॉजिटिव हो गया। तो यानी जो मॉड होता है ना, वो मॉड कैसे होता है, अगर x यानी जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना, ये 0 से बड़ी है तो ये दोनों लाइनें प्लस साइन में कन्वर्ट होगी, और अगर ये क्वांटिटी 0 से छोटी है तो दोनों लाइनें माइनस साइन में कन्वर्ट होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1 इसके बीच में कैसा पॉजिटिव है तो दोनों लाइनें क्या होंगी, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, और फिर dx लिखा हुआ है पीछे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 और ये -1/2 और फिर एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -120 हो गया। फिर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स की पावर 4/4, फिर कितना हो जाएगा 0 से लेकर के 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 0 से लेकर के 1, फिर यहाँ एक्स की पावर 4/4, यहाँ 1 से लेकर के 2, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर से 2 से 2, यहाँ 1 से लेकर के 2 हो जाएगा। अब देखिए जब हाईएस्ट लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर माइनस लोवेस्ट लिमिट, तो यानी देखिए माइनस से तो पॉजिटिव 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना रख रहे हैं, हाईएस्ट लिमिट रख रहे हैं तो 0 हो जाएगा, लोवेस्ट लिमिट रखेंगे तो -1/2, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास आकर के, अगला देखिए यहाँ पे 1/2 बचेगा। अब देखिए फिर 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 4/4 -1/4 रख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर बाई 2 -1/2 होगा। अब जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं देखिए कितना बचेगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1/2 माइनस का 1/4 प्लस का 1/2। ठीक है, तो देखिए ये और प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर 4 बोले तो कितना हो जाएगा 16/4 -1/4, और फिर माइनस का यहाँ पे 2 बचेगा और प्लस का 1/2 होगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ये -1/4 -1/4 -1/2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 1 हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद क्या बचेगा, 16/4 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के देखिए ये 1/2 ये 1/2 ले चुके हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग। फिर 1/4 16/4 ये भी ले चुके हैं। अब देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1/4, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12 यानी 11/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11/4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो और वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा गया, cosec x -1 dx। तो cosec को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin x -1 dx हो गया। अब जब इसको ये सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, sin x अपॉन √ sin x बचेगा। ठीक है, dx। अब देखिए ऊपर जब √ हटा दे तो क्या लिख सकते हैं, cos x/2 माइनस sin x/2 लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक 1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, cos² x/2 प्लस sin square x/2
और साइन एक्स यहाँ पे माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 और इनटू में कॉस एक्स बाई 2 ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 1 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक। यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 dx। अब देखिए यहाँ पे इस 1 की जगह पे क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे हम एक काम करते हैं कि इसको हम पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अंडर रूट 1 की जगह पे हम वही लिख देते हैं कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर और -1, ठीक है। और ऊपर कितना बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए अगर हम किसको टी ले लें, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 को टी ले लें तो cos x का आएगा माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू 1/2, ठीक। फिर साइन एक्स का करेंगे तो cos x बाई 2 इंटू 1/2 दैट विल बी, अगर मैंने इसको टी लिया तो डिफरेंशिएट करने के बाद तो इतना dx इक्वल टू dt के बराबर आएगा। तो dx की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या आ जाएगी, 2 dt अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब इसको मैं क्वेश्चन में रख दूं तो क्या बचेगा, 2 dt अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और t, अब ये इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए 2t प्लस अंडर रूट क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे आकर के अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t हमने लटका रखा था cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं पूरे कुछ सैंपल पेपर का, ऐसा नहीं कि पूरा सैंपल पेपर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, है ना। थोड़े थोड़े मैं स्टेप गायब भी कर रहा हूं, तो आप थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टूडेंट हैव द आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 5 अल्टरनेटिव्स ऑफ विच एग्जैक्टली 1 करेक्ट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड करेक्ट इज 1/5, ठीक है। इफ ही डज नॉट knows the correct answer he randomly tick on answer, ठीक है, कोई बात नहीं। given that he has answered the question correctly। next question देखते हैं, a candidate takes 3 tests succession, the probability of passing in the first test is 1/2, the probability of passing in each succeeding test is 1/2 or 1/4 depending whether he passed and failed in the preceding one, ठीक। क्या बोला, द कैंडिडेट सिलेक्टेड इफ ही पास एट लीस्ट 2 टेस्ट, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। तो हमने बोला कि सपोज कर लेते ए बी सी 3 टेस्ट दिए थे, ए में पास हो गया, बी में पास हो गया, सी में फेल हो गया, तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर ए में पास हो गया, बी में फेल हो गया, सी में पास हो गया, कोई बात नहीं। फिर क्या बोल रहा है, ए में फेल हो गया है, बी में पास हो गया, सी में पास हो गया, फिर तीनों में पास हो जाएगा, तब भी तो वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए ए में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। अब देखिए अब ए में पास है तो बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही चूज करेंगे, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, जब 1/2 की पास होने की है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। प्लस फिर क्या बोल रहा है आकर के, ए में पास हो गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, पास हो गया तो 1/2, बी में फेल हो गया तो 1 माइनस 1/2 बचेगा। अब सी में पास हो गया, अब देखिए वो कह रहा है कि अगर पहले फेल हो जाओगे तो प्रोबेबिलिटी 1/4 लेनी पड़ेगी अगली बार पास होने की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक। फिर ए में फेल हो गया है तो ए में फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, ठीक। फिर इनटू बी में पास हो गया तो यानी क्या ले लिया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन को चलना है। फिर अब देखिए बी में तो पास ही है, अब सी में क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि अब तो पहले वाले में से पहले वाले पास हो गया, तो अब ए में पास है 1/2, बी में पास हो गया 1/2, सी में पास हो जाएगा 1/2, क्योंकि उससे पहले वाले सारे पास चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 1/8, ठीक, प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/8। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास आकर के, यहाँ पे 1/8 प्लस 1/8 एज इट इज लिख रहा है, तो 1/16 प्लस 1/16 1/8 हो जाएगा, तो 3/8 इज द आंसर। 3/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका पहले इनवर्स फाइंड करना है और फिर हमें ये इक्वेशन जो दे रखी है इनको सॉल्व करना है। तो कोई दिक्कत बात नहीं। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे डिटरमिनेंट निकालने से तो मुझे 1 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर मैंने A11 निकाला, A12 निकाला, A13 निकाला, ऐसे करके सारे A12 को वेक्टर निकाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छा कर ही लीजिए अपना, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक, फिर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ये वैल्यूज फिल कर दी, उनका ट्रांसपोज कर दिया, फिर ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स ये आ गया, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ए इनवर्स निकालने का, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमसे कि हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी। हम अगर इन इक्वेशन को ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखे तो हमें ए ये मिल रहा जो कि ये है ही नहीं, इसका ट्रांसपोज है। तो इट मीन्स हमें, अगर हम ये ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी लिखने जा रहे हैं ना, देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी करना पड़ रहा है। और ध्यान रखिए, एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए की पावर एन का आप ट्रांसपोज करने जा रहे हैं तो ए ट्रांसपोज की पावर एन कर दीजिए ना, बात वही रहेगी। तो यानी हमने ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल लिया, जो कि क्या आया, जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज था वो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने बस इसको ट्रांसपोज कर दिया, फिर इसको हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू 0, -5 और -3 मिल गई। अब इनको हमने सेटिस्फाई करके देखा इक्वेशन में, तो हमें क्या मिले, वापस से वही सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आप इसको कोई हेल्प ले सकते हैं, सोल्यूशन पूरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी कि अगर कोई इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट दे रखी है तो लीनियर होती थी, या फिर dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में दे रखी है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे अकेला वाई आ रहा है। ठीक है, अकेला, तो यानी इसका मतलब ये इक्वेशन dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर लगेगी। तो हमने dy यहाँ लिखा रहने दिया, dx मैंने उधर से इधर भेज दिया है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब देखिए मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, tan वर्स x -1, और हमने क्या कर दिया, y को भी इधर भेज दिया। अब ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan वर्स x हो गया। अब क्या कर दिया मैंने, tan 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये y बचा, ये tan वर्स x हो गया, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए, जो सोल्यूशन लिखते थे वो क्या लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx होता था। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, जो कि क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो सोल्यूशन अगर लिखे हम लोग, सोल्यूशन क्या हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y हमारा यहीं पे पड़ा रहने दे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर tan वर्स x हो जाएगा, e की पावर tan वर्स x हो जाएगा। फिर इक्वल टू में क्या कर देंगे, q की जगह पे क्या रख देंगे, e की पावर tan वर्स x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या रख देंगे हमारे पास, वो तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी रख दिया हमने ये, और q कितना है, tan वर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, और dx हो गया। अब अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो y e की पावर tan वर्स x तो एज इट इज लिखा हुआ इनटू में, इक्वल टू में ये e की पावर tan वर्स x लिखा रहने देते हैं, और tan वर्स x यहाँ पे भी लिखा रहने देते हैं, d tan वर्स x कर देते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, देख क्या हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर लेंगे, y इंटू ई की पावर tan वर्स x इक्वल टू ई की पावर tan वर्स x इंटू tan वर्स x। ठीक, फिर अगर हम बात करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन से आता है, d ऑफ ये कर दें, d ऑफ tan वर्स x कर दें, तो क्या मिलेगा, tan वर्स करने पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर d ऑफ x करने पे dx बचेगा। तो यानी ये बच रहा है d ऑफ tan वर्स x। अब ये y e की पावर क्या बचेगा, ये tan वर्स x बचा। अब ये क्या बचेगा, e की पावर
टी, इसको मैंने टी ले लिया, ई की पावर टी इंटू टी डी टी। अब मुझे इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको सेकंड, तो ये वाई ई की पावर कितना बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स। फिर क्या कहता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, और यहाँ पे डी टी हो गया। तो वाई ई की पावर tan इनवर्स एक्स इंटू टू टी ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी टी डी टी बचेगा। तो वाई ई की पावर tan इनवर्स एक्स हो गया। क्लियर है? अब t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स, और e की पावर t, e की पावर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, e की पावर t रहता है, तो e की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस c। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चाहे तो e की पावर tan इनवर्स एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात है, हम एक काम करेंगे, इसमें से cos की पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4x प्लस 1, और जो नीचे का cos स्क्वायर होगा वो cos की पावर 4 होगा, ऊपर जाकर के ये बन जाएगा sec की पावर 4। क्या बन जाएगा, sec की पावर 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, sec की पावर 4x dx। अब देखिए जो sec की पावर 4 है उसको हम लिख लेंगे sec स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan की पावर 4x, और फिर एक और sec स्क्वायर x डाल देंगे, ये sec स्क्वायर x dx। अब ये वाले sec स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये 1 प्लस हमने क्या लिख लिया, tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x, और हमने ये है ना sec स्क्वायर, इसको d tan x लिख दिया, d tan x। आप जब ऐसा लिख लेंगे ना तो t लेने से बच जाएंगे। अब आप देखिए क्या करिए, डायरेक्ट t पुट कर दीजिए, तो t इक्वल टू क्या है, tan x है। तो पूरा क्वेश्चन देखिए क्या बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt बचा। अब इस केस में क्या करते हैं, ऐसा ये एक स्पेशल टाइप है, हम ऊपर से और नीचे से दोनों से टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए अगर आप ध्यान दें, एक नई स्लाइड लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है हमारे पास कि अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर देखे ना, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा, और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर देखे ना, तो आपको x प्लस 1/x x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा। लेकिन इसमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे कितना होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा। आप अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, और अगर आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर बचेगा। कहने की सिंपल सी बात क्या है, कहने की सिंपल सी बात यह है कि आप जरूरत के हिसाब से टी लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास तो ये आ रहा है, और ये किसके डिफरेंशिएशन से बनना है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वैल्यू, मैं ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वाली वैल्यू, टी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा t माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 2 से, और जब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ ना, तो क्या बच रहा है देखिए, तब मेरे पास बच रहा है यहाँ पे आकर के t प्लस t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, t माइनस 1 अपॉन t का होल स्क्वायर प्लस 2, और t और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/t स्क्वायर और dt। तो हम लेट कर लेंगे क्या, t माइनस 1/t इक्वल टू, हमने इसको u लेट कर लिया, इस बार u लेट कर लिया, तो अब इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू du। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, du अपॉन में u स्क्वायर और √2 स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c। तो 1/√2 क्या बचेगा, tan इनवर्स u की वैल्यू कितनी है हो जाएगी, u की वैल्यू t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस c। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स t कितना है हमारे पास, t की वैल्यू कितनी है, t हमने tan x ले रखा है,
तो क्या बचेगा, tan वर्स tan x माइनस 1/tan x अपॉन √2 प्लस सी। ठीक है, दैट इज द सोल्यूशन। ये प्रॉपर सोल्यूशन आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। द फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना। कोई बात नहीं कि स्फीयर है, ऐसे बना लिया हमने, और उसमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब है ऐसे करके। सिलेंडर को हमने कर दिया ऐसे करके इंस्क्राइब। बेचारा गंदा सा सिलेंडर बना मेरा। ठीक है, ऐसे मैं सही से बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद क्या करना है हमें आकर के, इसमें कहीं पे हमने क्या ले लिया कि ये जो है ये रेडियस है। किसकी रेडियस है ये हमारी, ये रेडियस है हमारी, सपोज कर लेते हैं स्फीयर की रेडियस है ये r। अब देखिए ये जो होगी क्या जो होगी, ये जो होगी ये हाइट होगी। किसकी हाइट होगी ये हाइट होगी हमारी सिलेंडर की। इसको h/2 लिखेंगे। और ये जो अंदर रेडियस है ना, ये जो अंदर रेडियस है ये स्मॉल r, ये क्या है, सिलेंडर की रेडियस है। तो अगर देखिए हम बात करें तो r² जो होगा स्फीयर की रेडियस, वो r² प्लस h/2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, ये तो रिलेशनशिप आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h। अब देखिए वॉल्यूम में दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो r आ रहा है और एक तो h आ रहा है। तो हमें ऐसा बनाना होगा कि हमें ये सिंगल वेरिएबल में वॉल्यूम को, क्योंकि वॉल्यूम को ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वॉल्यूम इज मैक्सिमम प्रूफ करना है तो उसी को डिफरेंशिएट करना है। तो हम इस रिलेशनशिप का यूज करते हैं, क्योंकि रेडियस कितनी दे रखी है, 3√3, यानी ये 27 हो गया। ये कितना हो गया, 27 हो गया। तो r² कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे r² की वैल्यू निकाल लेते हैं। r² की वैल्यू आएगी माइनस का h²/4 इक्वल टू r² आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई r² 27 माइनस का h²/4। ठीक, r² की वैल्यू रखी तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास h तो बाहर मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, पाई 27h माइनस h³/4। अब v को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में। dv/dh यहाँ पे कितना चाहिए, पाई 27h से हट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 3h² अपॉन 4। अब हम क्या पुट कर देंगे, पुट dv/dh इक्वल टू 0। ये 0 पुट कर दिया dv/dh। अब ये क्या बचेगा, 27 माइनस का 3h²/4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से h² की वैल्यू निकालते हैं, तो h² की वैल्यू आएगी 36, यानी h की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 6, यानी 6 पे हमें चेक करना है। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। तो dv/dh क्या आ जाएगा, dv/dh आ जाएगा पाई, यहाँ पे कितना है, माइनस का 6h/4। अब देखिए कोई भी वैल्यू ले लो h की, उसके लिए तो रहना तो निगेटिव है ना। और d2v/dh², मैंने सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया, इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू h। तो क्या हो गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। किसके लिए, यहाँ पे क्या बात आ गई है हमारे पास, देखें एक नई स्लाइड ले लेते हैं, उसमें देखते बताते हैं आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए, h इज इक्वल टू 6 के लिए। अब h 6 है तो r क्या आ जाएगा, देखिए r है r² 27 माइनस h²/4। ठीक, तो 27 माइनस 36/4
यानी 18 आएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यही तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, एच की वैल्यू आर की वैल्यू सारी है, तो इंटू में 18 इंटू 6, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 2 सॉरी इंटू 3 इंटू पाई। ठीक है, 36 कहाँ से ले लिया हमने, 18 में से 6 निकाल लिया। अब ये 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा फोकस करना है और आराम से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज क्लोजेस्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हमसे कह रहा है कि ऑब्वियस बात है कर्व ये पैराबोला होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, दो पॉइंट एक दूसरे के क्या है क्लोजेस्ट है। कोई बात नहीं, हमने एक पॉइंट ले लिया, ये क्या है एच कॉमा के। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे ना, वही परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ध्यान रखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होती है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एच कॉमा के से, तो ये पहली बात क्या है इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इससे एच कॉमा के से करेंगे 3h माइनस का के माइनस का 3, डिस्टेंस निकालनी है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे जो डिस्टेंस होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है डी। डी इक्वल टू लाइन क्या है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, पॉइंट अगर एच कॉमा के है तो क्या होता था ए एच बी के प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3h माइनस के माइनस 3 और अंडर रूट में 10 बचेगा। अब ये डिस्टेंस, अब हम लोग देखिए, और ये पॉइंट क्या है h कॉमा के आर ऑन कर्व पे भी तो है, तो ये y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ करके, तो हम y की जगह पे k पुट कर देंगे तो एच स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बचेगा। इट मीन्स डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बचेगा आप यहाँ पे आकर के 3h माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 7h माइनस का 2 अपॉन का अंडर रूट 10। ठीक, ये डी बचेगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास आकर के, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4h माइनस का एच स्क्वायर माइनस का रूट 10। अब क्या कर देंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो डी की वैल्यू क्या आएगी एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 10। तो डी इज द फंक्शन ऑफ एच, तो डी को हम एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो डी बाई डी एच कर देते हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास आकर के 2h प्लस 4 बाई रूट 10, इसको 0 इक्वल पुट कर देंगे है ना, तो इससे h की वैल्यू मुझे कितनी मिली माइनस का 2। h की वैल्यू कितनी मिली माइनस का 2। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू डी अपॉन डी एच स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2 बाई रूट 10 आ जाएगी। तो लेस देन, ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो डी इज मिनिमम। ठीक है, डी मिनिमम होगा। और वो क्या बोल रहा है, ठीक है, और वो अगर हमें h की वैल्यू पता चल गई तो k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो k कितना आ गया हमारे पास, देखिए ये 4 हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 6 माइनस का 14 ये माइनस का 8 हो गया। तो यानी पॉइंट क्या बचा -2 -8 इज पॉइंट हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग आकर के क्या बोल रहा है कि a प्लस बी टी इज द परपेंडिकुलर विथ c। बड़ी आसान बात है, देखिए क्या बोल रहा है a प्लस बी टी पहले होगा क्या, देखते हैं। t की वैल्यू चाहिए हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहली बात हमें क्या होना चाहिए कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो a प्लस बी टी यानी 1 माइनस का t इंटू 3, 1 माइनस का t i ऐसे बचेगा प्लस 2 t j बचेगा प्लस 3 प्लस t k बचेगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, तुम्हें किसके साथ करना है 3i प्लस j के साथ। तो क्या बचेगा 3 1 माइनस का t प्लस 2 प्लस 2t, तो वैल्यू कितनी बचेगी, ये बराबर टोटल कितना है 0 के बराबर आ जाएगा। तो 3 माइनस का t
प्लस टू टी इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बचेगा, टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये 3t होगा, तो 5 बचेगा ना टी की वैल्यू। टी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 5 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि ये प्लेन और ये प्लेन, अच्छा देखिए इसको देखिए 5x माइनस ये कितना लिखा हुआ आकर के 25/10 लिखा हुआ, ठीक, y प्लस 10z इक्वल टू 6 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरी क्वेश्चन में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास आकर के, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5/2y, ठीक, प्लस 2z इक्वल टू 6। अब पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2x प्लस 5y प्लस 4z, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा हमारे पास 5 से हम यहाँ पे, सॉरी 5 से पहले कैंसिल करते हैं, आई एम वेरी सॉरी, पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 कॉमन ले चुके थे तो 1/2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, बराबर 6 हो गया। तो 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6 बाई, यहाँ पे 12 बचेगा ना, 12/5, ठीक है। अब देखिए अगर ये सारे कोफिशिएंट दो प्लेन पैरेलल हों, देखिए ये प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, अगर डी कोई प्लेन है तो उसके पैरेलल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू लैम्डा लिखा जाता है उसके पैरेलल। तो यानी दोनों प्लेन के ये डायरेक्शन जो रेशियो है नॉर्मल के वो सेम है, उसका मतलब क्या है, ये प्लेन पैरेलल होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट पैरेलल टू दिस वेक्टर। अच्छा तो देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक, तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो अगर मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है जो हमें दे रखा है 10 यूनिट जो निकालना है, बी कितना दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस का k हो गया, और बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है √4 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना बचेगा 10 प्लस 2i प्लस 3j माइनस का k अपॉन में रूट का 14। तो ये ए वेक्टर की वैल्यू होगी जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। फिर हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 points P and Q with position this respectively 2:1 externally। तो देखिए एक्सटर्नली का केस देखते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन है, सपोज ये P है और ये Q है, और इसको R एक्सटर्नली डिवाइड करता है, Q हम बाहर की तरफ लिख देते हैं, इसको R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये ऐसे कर, ठीक, ये एक्सटर्नली R हमको डिवाइड कर रहा है, और ये पूरा M लेंथ थी और पूरी n ये लेंथ n होगा। तब देखिए इसको वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारा ये OQ वेक्टर है, ये क्या है OQ वेक्टर है, और ये हमारे पास OR वेक्टर है। अब बस हमें OR वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो OR वेक्टर देखिए कैसे निकाला जाएगा इस समय। तो अगर हम बात करें कभी भी AB वेक्टर अगर हमें निकालना हो, पोजीशन पता हो A और B की, तो OB वेक्टर माइनस क्या होता है OA वेक्टर होता है। इसी तरह से अगर हमें PR वेक्टर की बात करें तो PR वेक्टर क्या होता है OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर होता है, ठीक है। और फिर अगर QR वेक्टर की बात करें, किसकी बात करें QR वेक्टर की, ठीक, तो क्या हो जाएगा OR माइनस OQ, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो PR अपॉन OQ की QR की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही चल लेते ना, ऐसे इस डायरेक्शन में चलिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास m/n, इस रेशियो की वैल्यू है। तो OR माइनस OP अपॉन OR माइनस OQ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास m/n। हम इसको n OR माइनस n OP कर लें, और इसको m OR माइनस एन ओ क्यू कर ले, ठीक है। और हम एक काम करते, ओपी को इधर ले आते, इसको इधर ले आते, तो एन माइनस एम इक्वल टू ओ आर, दैट इज विल बी एन ओ पी माइनस एम ओ क्यू, है ना, एम ओ क्यू, ये एम ओ क्यू रहेगा, ठीक है।
तो यानी एन ओ पी माइनस का एम ओ क्यू अपॉन एन माइनस एम इक्वल टू ओ आर। ठीक, ये हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए, तो यही क्वेश्चन में दे रखा गया है। हमारे पास m क्या दे रखा गया है, ये बड़ी वैल्यू m दे रखी है 2, छोटी वैल्यू n दे रखी है 1। ठीक है, और ये p पहली पोजीशन क्या दे रखा है, देखिए पहली पोजीशन क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास आकर के, ये 2 प्लस आई, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखा है, i प्लस जे। यानी p को सपोज कर लेते हैं 2i प्लस जे। ठीक है, 2i प्लस जे, और दूसरी वैल्यू i माइनस जे। ये वैल्यू दे रखी i माइनस जे, i माइनस 2j सर, आई थिंक i माइनस 2j, हाँ i माइनस 2j। ठीक है, इस वैल्यू को रख लेते हैं। तो ओ आर वैक्टर क्या होगा, n है हमारे पास 1, और ये क्या है 2i प्लस जे माइनस 2, क्या बचेगा i माइनस का 2j अपॉन में 2 माइनस का, ये सॉरी 1 माइनस कट रख लेते हैं, देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास आकर। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये 0i बचेगा, फिर माइनस का 3j अपॉन का माइनस का 1, यानी फाइनली कितना बचेगा 3j वैक्टर बचेगा। ठीक है, 0i प्लस 3j प्लस 0k, ये वैक्टर हमारे पोजीशन बचेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे और पैरेलल है एक्स जेड प्लेन के, तो ये y इक्वल टू 3 होती है ना। ये इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 3, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, इसको लर्न कर ले सकते हैं हम लोग, ये y इक्वल टू 3 होती है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड इज दिस। इसको a वेक्टर ले लिया, इसको b वेक्टर ले लिया, तो a हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होता है। ठीक है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा हमारे पास, ये i है, ये j है, ये k है, 1 4 माइनस 1 हो गया, 1 1 2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे i हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का j 1 1 माइनस 1 2 बचेगा, प्लस का k यहाँ पे कितना बचेगा 1 4 1 1 बचेगा। अब यहाँ पे i हो जाएगा 8 प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस जब ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस का j 2 प्लस का 1 हो गया, प्लस का k 1 माइनस का 4 हो जाएगा, तो 9i प्लस का 3j और ये माइनस का 3k हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, तो 99 आ जाएगा, हाफ ऑफ 99 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है, फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स दिस फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो ये a डॉट b का मैग्नीट्यूड a क्रॉस b के बराबर है, तो a डॉट b का मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे एन कैप कहाँ गया, तो एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 बचेगा, तो मैग्नीट्यूड ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया 1 आया, तो थीटा कितना बचेगा π/4, यानी π/4 के केस में यहाँ पे ऐसा होगा। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को सही फॉर्मेट में लिख लेंगे। लिखा क्या है, 4 माइनस एक्स को हम लोग लिख लेंगे x माइनस 4/1 इक्वल टू y प्लस 3 माइनस का 4 इक्वल टू z प्लस 1/7। सपोज ये k के बराबर है, तो जो हम x की वैल्यू निकालेंगे ना वो क्या हो जाएगी k प्लस 4। कैसे होगी k प्लस 4, हमने ये वाले क्वांटिटी को k के बराबर रख लिया। फिर दूसरी y की वैल्यू क्या आएगी, -4k माइनस 3 आएगी, फिर z की वैल्यू आएगी 7k माइनस 1। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे k प्लस 4 -4k माइनस का 3 7k माइनस 1। अब यही पॉइंट तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो रख देंगे इस लाइन में। तो क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने रख दिया ये -1/2 इक्वल टू माइनस का 4k माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 3। तो जब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा k प्लस 3 बचेगा अपॉन में 2, ये बोल देंगे ना पुट इन
इक्वेशन 2 सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 4k माइनस का 2 अपॉन माइनस का 3। अब माइनस का 3 इधर माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 8k माइनस का 4। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये 5k बचेगा, और इधर कितना बचेगा, इस तरफ हमारे पास बचेगा, तो ये हम इस तरफ ले आएंगे 5k बचेगा, ये इस तरफ आएगा तो 5 बचेगा। तो k की वैल्यू तो 1 आ गई ना, तो k की वैल्यू 1 आ गई तो 1 बस पुट कर देते हैं, यानी 1.5 बचेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास माइनस का 7, तीसरा पॉइंट क्या होगा 1 रखने पे यहाँ पे 6। तो यही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स एंड इफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 3x इज 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिख देते हैं, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। तो अगर ये इस पॉइंट से जा रही p से, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 4 बाई बी माइनस का 3 बाई सी इक्वल टू 1। और अगर इन पॉइंट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बाई ए माइनस 4 बाई बी प्लस का 3 बाई सी इक्वल टू 1। और अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बाई बी माइनस का 3 बाई सी इक्वल टू 1। और अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो ये वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की फाइनल वैल्यू आ रही है हमारे पास आकर के यहाँ पे 3, a की वैल्यू 3 आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो a की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या हो गया, और कह रहा a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b प्लस सी की वैल्यू आ गई माइनस का 3 आ गई। क्लियर है फ्रेंड्स, तो b प्लस सी की वैल्यू तो 3 होगी, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग c की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 माइनस का b लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू रख दें किसी एक में, जैसे यहाँ पे रख देते तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे पास। इसे क्वेश्चन 1 बना लेते हैं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 4 अपॉन यहाँ पे b तो लिखा हुआ है, c की जगह पे रख दिया, तो माइनस प्लस 3 अपॉन 3 प्लस b इक्वल टू कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 4 3 प्लस b इक्वल टू 3b इक्वल टू यहाँ पे b और 3 प्लस b बचेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 4b प्लस 3b प्लस 3b प्लस b स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें 6 माइनस 2 इसकी वैल्यू मिलेगी ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के, एक b की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, 6 आ जाएगी और एक आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है, एक 6 आ जाएगी और एक माइनस का 2। तो अगर हम 6 रखते इफ b इक्वल टू 6, तो c की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, -9। और अगर हम b की वैल्यू 2 रखते हैं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आकर के -5। तो इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, देखिए प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाई 3 माइनस का ये y, जब 6 रख दिया प्लस का 6 हो गया, और माइनस का z बाई 9 इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन होगी, ठीक। और दूसरी क्या हो जाएगी, x बाई 3 प्लस y बाई 2 माइनस का z बाई 5 इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो ये 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो जाएंगे हमारी प्लेन की, ठीक है। बहुत आसान था, बेसिक अलजेब्रा लग रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब इफ द एरिया इज बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन y इक्वल टू 4mx इज 1/12 स्क्वायर यूनिट, देन यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो पहली बात हम पैराबोला निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये बनेगा, वो कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। अब ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये y इक्वल टू कितना है, 4mx है, ठीक है, रख देंगे तो कितना बचेगा, 16m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 16x हो गया। अब 16m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 16x इक्वल टू 0, ठीक।
अगर इसमें से मैं 16x कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, हमारे पास आकर के देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास बचेगा एम स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इट मीन्स एक्स की वैल्यू 1/m स्क्वायर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो एक तो 0,0 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 1/m समथिंग कुछ होगा, अब हमें नहीं पता, हमें इस रीजन का बस एरिया निकालना है। तो वो एरिया 1/12 दे रखा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1/m तक। ये कितना होगा y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 लिख लें, कुछ भी लिख लें। y1 वही कर्व होगा जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा, ऊपर जो होगा, ऊपर कौन है, ये है, ठीक। उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है √16x है, ठीक। माइनस का दूसरा कितना है y1, नीचे वाला कर्व कौन सा, लाइन है, लाइन कितनी हो जाएगी हमारे पास आकर के 4mx dx हो जाएगा, ठीक है। ये 1/12 हो गया। अब देखिए 16 से 4 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1/2 का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कोशिश करने की। और फिर यहाँ 4m हो गया हमारे पास, और ये m स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे m स्क्वायर है, क्लियर है, यहाँ पे m स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x का भी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के m स्क्वायर dx, ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 1/12 4, x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे 2/3, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा 0 से लेके 1/m स्क्वायर माइनस का 4m, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा 0 से लेके 1/m स्क्वायर, क्लियर है। अब ये 1/12 हो जाएगा, यहाँ से 8/3 आ गया। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो ये कितना बचेगा, x की पावर 3/2 1/m स्क्वायर 0 हो गया, ये 4m बचेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर 0 से लेके 1/m स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1/12 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा 8/3 बचेगा, 8/3 जैसे ही m स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बचेगा 1/m क्यूब, और यहाँ पे 4/m क्यूब भी बचेगा। अब देखिए अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे एलसीएम कितना बचेगा, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेने जाऊँ तो मेरे पास एलसीएम कितना बचेगा, x²/2 हो गया, सॉरी, ठीक है। एलसीएम लेने जाऊँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3m स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 8 - 6 बचेगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो m स्क्वायर की वैल्यू बचेगी ना, या m क्यूब की वैल्यू, अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे आकर के तो 8 आएगी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, m की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन सी की स्टार्टिंग हो गई। विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द ब्रेक इवेंट पॉइंट, जब RX CX के बराबर होता है तो क्या होता है, ब्रेक इवेंट पॉइंट होता है, यानी रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन के बराबर होता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इक्वल टू 0 देन द रिग्रेशन लाइंस क्या होंगी अपने आप। तो देखिए इस केस में जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 होता है तो रिग्रेशन लाइंस जो होती हैं वो आपस में कुछ एंगल बनाती हैं, और वो एंगल ही हमें बताना है। अगर आप उसको बुक को ओपन करेंगे तो वहां पे प्रॉपरली नोट है, दिया है कि जो लाइंस होती हैं पैरेलल टू ईच अदर होती है, ठीक है। पैरेलल टू क्या होती है, सॉरी पैरेलल टू ईच अदर नहीं, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, द एवरेज रेवेन्यू ऑफ कमोडिटीज इतना, फाइंड द डिमांड फंक्शन ऑफ एंड द मार्जिन व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज 0। तो RX निकाल लेते हैं, RX क्या होगा रेवेन्यू फंक्शन, और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा RX/X होगा, तो हम X से मल्टीप्लाई करें तो AX + B बचेगा। अब डिमांड फंक्शन चाहिए, डिमांड फंक्शन कब चाहिए, जब मार्जिन रेवेन्यू 0। तो पहली बात मार्जिन रेवेन्यू तो निकाल लें, दैट विल बी MR। MR क्या होता है D/dx ऑफ RX, इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो मार्जिन रेवेन्यू कितना बचेगा, A बचेगा, तो A 0 हो जाएगा, तो RX कितना होगा B के बराबर, B कांस्टेंट फंक्शन के बराबर होगा। अब देखिए हमसे क्या बोला, डिमांड फंक्शन चाहिए, तो डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन इनटू x इक्वल टू क्या होता है RX होता है, मतलब प्राइस पर यूनिट जो भी होगी उसी को डिमांड फंक्शन बोलते हैं। और ये अगर P डिमांड फंक्शन है, X है और ये B है, तो P डिमांड फंक्शन की वैल्यू क्या होगी B/X होगी, ठीक। फिर क्या बोल रहा है RX इतना है, फाइंड द एक्चुअल रेवेन्यू इन द 50th सेल ऑफ द आइटम। तो देखिए हम लोग R50 है ना, R50 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 50th आइटम की बात करनी, तो अगर हमें 50 आइटम की सेल करेंगे, ठीक है, तो
ये 36 इंटू 50 इंटू 30 इंटू 50 स्क्वायर इंटू 5 होगा। लेकिन और 49 आइटम की सेल करेंगे, तो आइटम्स की सेल करें तो 36 इंटू 49 प्लस 3 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, वही R50th आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो 36 माइनस 50 यानी क्या आएगा, 36 ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 तो 50 प्लस 49 और 50 माइनस 49 हो जाएगा, 550 हो जाएगा हमारे पास। अब देखेंगे 36 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 99, 3 इंटू 99 तो 36, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 100 माइनस 3 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास आकर के 997 है ना। यहाँ पे हमारे पास 100 माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 3, 100 माइनस 1 यानी 300 माइनस 3 कर देंगे तो 297, 297 प्लस 36 कितना हो जाएगा 6 और 7 कितना हो जाएगा आकर के यहाँ पे 3 कैरी आएगा 1, 10 का 0 कैरी आएगा 1, 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 हमारे पास बचेगा 297 इंटू 36, ये 3 आ जाएगा 12, 333 है ना, 333 तो कितना आ जाएगा 333 इसका रेवेन्यू होगा। फिर क्या बोल रहा आकर के कि फॉर द बाई वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन द मीन ऑफ वेरिएबल एक्स इज 4 एंड द मीन ऑफ द वेरिएबल वाई इज 6, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो मीन होते हैं, तो 4,6 क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। फिर अगली बात क्या बोल रहा, द टोटल रेवेन्यू इतना दे रखा है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ दिस कर्व इज इतना दे रखा, फाइंड द पॉइंट ऑफ द मार्जिनल कर्व कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू तो पहले निकालना पड़ेगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 7x, इसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है, बस वही पॉइंट निकालना है यहाँ करके, ठीक, प्लस इक्वल टू 6 कैसे फैक्टर करने हैं तो क्या बचेगा 6x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 1 आएगी और एक वैल्यू कितनी आएगी, एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आकर के 1/6। देख लेते हैं क्या आएगा, 6x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 फिर माइनस ये x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी, तो इतनी वैल्यूज होंगी हमारे पास जिसके लिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, फॉर द रेवेन्यू फंक्शन दिस सो दैट द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल p इज लेस देन 0 a इज ग्रेटर देन 0। तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकाल तो ले, उसके बाद में उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे। तो मुझे रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d/dx ऑफ rx। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात देखेंगे तो क्या बचेगा a प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या बचेगा, अगर हम क्या कर देंगे a प्लस एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे bx को तो कितना बचेगा इंटू bb, माइनस bx को छोड़ देंगे a प्लस एक्स का करेंगे तो वहां पे हमारे पास 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब मार्जिनल रेवेन्यू को फिर से कर देंगे डिफरेंशिएट, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जिस फंक्शन को भी करना होता है उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो हमारे पास ए प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी पावर -2 थी, -2 आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, क्यूब बचेगा, ये ए बी बचेगा। क्लियर है। अब देखिए हमें ये क्यूब के बारे में पता करना है, तो क्यूब से तो चीजें पता चल सकती ना। तो इट मीन्स अगर हमारे पास समझिए आकर के ए की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं, है ना, एक्स तो पहली बात हमें कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रखनी होगी, और अगर हम ए बाय द वे हमारा क्या आ जाए निगेटिव आ जाए, ए हमारा निगेटिव आ जाए, सपोज -4 किसी ने रख दिया और ये वैल्यू पॉजिटिव थी, इसका क्यूब करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ए तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड ए इज पॉजिटिव देन मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो इट मींस बी बिकम्स निगेटिव। तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, तब यहाँ पे हमारे पास हम लोग ए और बी का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स एक्स एंड वाई ऑफ द क्लास दिस, इतना दे रखा है, द एवरेज स्कोर इज 44, द वेरियंस ऑफ मैथ्स एंड द वेरियंस ऑफ इंग्लिश का रेशियो दे रखा है। तो देखिए सबसे पहली बात, इंग्लिश का एवरेज स्कोर दे रखा है, तो ये वाई बार दे रखा है, कितना दे रखा है 44, द वेरियंस ऑफ ये स्क्वायर दे रखा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन, और ये कितना दे रखा है 9/16 टाइम्स ऑफ
सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर जो होगा वो 9/16, यानी सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3/4 बचेगा। अब क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश मार्क्स, है ना। तो यानी ये बी एक्स वाई यानी ऐसी लाइन दे रखी है, जो एक्स ऑन वाई की लाइन दे रखी है। तो इसमें 5x इक्वल टू कितना बचेगा, 3y प्लस 180 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 3/5y प्लस 180। तो अगर मैं बी एक्स वाई देखूं तो बी एक्स वाई मुझे कितना मिलेगा, बी एक्स वाई मुझे मिल रहा है दैट विल बी 3/5। और बी एक्स वाई क्या होता है, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इक्वल टू ये 3/5 दे रखा है। तो ये 3/4 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास, 3/5 हो गया। तो इट मीन्स आर की वैल्यू क्या बचेगी, 4/5। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद अगर हमसे क्या बोल रहा है, एवरेज स्कोर क्या दे रखा, 44 दे रखा है इंग्लिश का। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रख देते हैं 44 तो क्या बचेगा, 3 वाई की जगह, वाई के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 44 रखना है। ठीक। तो यहाँ पे माइनस का 5x प्लस 180 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू कितना बचेगा, 1, यहाँ पे बचेगा 132 प्लस 180। ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 प्लस कैरी आएगा 1, 312/5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 62.4 आ जाएगी। x की वैल्यू आएगी 62.4। तो ये क्या हो गया, एवरेज स्कोर ऑफ मैथ्स निकल आया, ऑल्सो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये भी आर भी निकल आया। तो सारी बातें तो निकल आई ना, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अजीबो गरीब दे रखा गया है, कुछ नहीं है इसमें। ये लाइन दे रखी गई है, हम लाइन को ही बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, ग्राफिकल मेथड से फॉलो कर देते हैं। ठीक। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी x क्या हो जाएगा, y 0 होने पे x 0,2, x 0 होने पे 0,2। ठीक है। अब ये लाइन हो गई। अब इससे ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, बाहर का रीजन आ जाएगा। ठीक। ये पूरा बाहर का रीजन आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन y हो गया। अब इसका मतलब क्या, x y से बड़ा है ना, तो x y से बड़ा कहां से जाएगा, ऐसे लाइन हमने लाइन ड्रॉ कर ली x इक्वल टू y। तो x बड़ा है y से, कहां पे होगा, इस तरफ, इस वाले रीजन में। फिर क्या बोल रहा है, x इज लेस देन 1। तो 1 कहां पे होगा हमारे पास, ऐसे करके यहाँ पे होगा। ठीक है। 1 हमारे पास कहीं यहाँ पे लाइन जा रही होगी, तो ये वाली लाइन जो होगी ना, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू y है, तो यहीं कहीं से हमारी लाइन जा रही होगी, है ना, यहीं कहीं से हमारी लाइन जा रही होगी। ठीक है। x इज लेस देन 1 वाली। ठीक है। तो क्या बोल रहा है करके कि हमारे पास ऐसे x इज लेस देन 1 ऐसे दे रखा है, तो इधर का रीजन हो जाएगा सारा। ठीक। और x इज, इसमें क्या पता चल रहा है, x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। इसका मतलब मोस्ट कॉमन रीजन क्या हो जाएगा इसमें आकर के, इस तरफ का मोस्ट कॉमन रीजन हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, है ना। तो ग्राफिकली और रिजल्ट हमें बताना है आकर के यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास कई सारे पॉइंट, एक ही पॉइंट मिल रहा है क्या हमें, जो मोस्ट कॉमन मिल रहा है 1,1। सब हर जगह पे मोस्ट कॉमन पॉइंट सिर्फ 1, मिल रहा है, क्योंकि कुछ इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कुछ इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्ट है। यहाँ पे तो कोई कॉमन रीजन ही नहीं बन पा रहा है हमारे पास। ठीक है। इस तो यहाँ पे कॉमन रीजन बनना है, तो मोस्ट कॉमन रीजन कोई नहीं बन पा रहा है हमारे पास। तो मोस्ट कॉमन रीजन सिर्फ 1,1 है। तो z इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, -3। मैं इस रिजल्ट पे निकल पा रहा हूँ कि शायद इन्होंने ये पूछा हो यहाँ पे हमारे पास आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड वेट ऑफ द स्पेशल पर्पस ब्रिक इज 5 kg। ठीक है। इट मस्ट बी कंटेन 2 बेसिक इंग्रेडिएंट B1 एंड B2। ठीक है। तो और उसके बाद हम ये क्या कर लेते हैं, काम करते हैं कि जो x ले लेते हैं, हम B1 को ले लेते हैं, y को ले लेते हैं B2। तो x प्लस वाई 5 kg है, x प्लस वाई का सम कितना है, 5 kg है, ये तो फिक्स है। फिर इसके बाद अल्लाह की कॉस्ट ऑफ B1 कितनी है, 5 रुपीज पर kg, और B2 की कितनी है, 8 रुपीज, यानी x kg B1 का, y kg B2 का। तो B1 एंड B2 क्या बोल रहा है, वेट है ना, और x, y ले लिया हमने। ठीक है। तो z जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा दैट इज कॉस्ट फंक्शन, है ना। कॉस्ट फंक्शन जो बनना है, ये फंक्शन कॉस्ट फंक्शन
ठीक, इसको ले लें हम लोग 5x प्लस 8y। ठीक, और क्या बोला स्टैंडर्ड कंसिडरेशन क्या दे रखा है, ब्रिक स्लैश शुड नॉट बी कंटेन मोर देन 4 kg ऑफ B1, यानी x नेवर बी ग्रेटर देन 4 kg। और y क्या बोल रहा है, B2 के लिए क्या बोल रहा है, मिनिमम 2 kg, यानी y जो होगा वो 2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, बहुत आसान बात है और ऑब्वियस सी बात है, x या तो होगा या तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, y भी यही होगा, और x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये कंडीशन दे रखी है। तो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हो गया। अब हमारे पास हमने क्या बोल दिया आकर के, कि हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ रहा होगा। ठीक, अब इस ग्राफ में सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन क्या होगी, ये होगी 5,0 और ये होगी 0,5। दूसरी लाइन कहाँ से जा रही है, देखिए अगली लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है y इक्वल टू 4 से, तो y इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे बना लिया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट और इससे छोटा ही रहना सब कुछ, तो ये ऐसे रहेगा। ठीक, अब बात समझिए आकर के, फिर दूसरी लाइन क्या जा रही है, y इक्वल टू 2 से, तो y इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे बना लिया, ये बना लिया y इक्वल टू 2। ठीक है, ये y इक्वल टू 2 है, तो x कितना होगा 3,2 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो अब इससे बड़ा ही रहना, तो मोस्ट कॉमन रीजन देखे तो ये वाला मिल रहा है, मोस्ट कॉमन रीजन तो कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो अपने बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, एक तो ये वाला पॉइंट बाउंड्री होगा, तो ये वाले में y तो 2 है हमारे पास, x क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है, एक तो 4,2 हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो अगर हम बात करें कॉर्नर पॉइंट और z की बात करें, कॉर्नर पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 0,5, दूसरा क्या मिल रहा है हमारे कॉर्नर पॉइंट 3,2, तीसरा क्या मिल रहा है कॉर्नर पॉइंट 4,2 मिल रहा है मोस्ट कॉमन रीजन का। ठीक है, अब देखिएगा z की वैल्यू कितनी है, 5x प्लस 8y रख देंगे, तो इससे वैल्यू 40 आएगी, इससे वैल्यू आएगी 15 प्लस 16 दैट विल बी 31, और इससे वैल्यू आएगी 20 प्लस 16 36 हो जाएगी। तो सबसे मिनिमम किस में आ रहा है, मिनिमम कॉस्ट आ रही है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट कब आ रही है, जब 3,2 है, यानी B1 कितना यूज हो रहा है 3 यूनिट है ना, 3 kg, और B2 कितना यूज हो रहा है 2 kg। तो सबसे कम कॉस्ट आ रही है और सबसे अच्छा इफेक्टिव बनेगा, मिनिमम कॉस्ट का सबसे इफेक्टिव यही बनेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी है। मे भी हो सकता हो वीडियो बनाते समय चीजों को ध्यान ना रहा हो, शायद कोई एरर रह हो गई हो हमसे, ठीक है, तो प्लीज उसको अवॉइड करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो प्लीज उसे एनालिसिस करके आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं अकेले ही वीडियोस बनाता हूँ, उनको एनालिसिस करता हूँ, तो बहुत टाइम जाता है, तो टाइम की कमी भी है ना। तो फ्रेंड्स जो मेरा एफर्ट है उसको जरूर अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।